बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। आज वादे के मुताबिक उसी मौजू का दूसरा हिस्सा यानी दिल के मरीज़ों और रमज़ान। और आपको याद होगा कि कल मैंने दिल के वो वाले मरीज़ कवर किए थे जिनको दिल की नालियों में तंगी वाला मामला हो लेकिन वो स्टेबल हों। अच्छा, आज मैं आपको मरीज़ों की किस्में बताता हूँ। नाहीद सजाद, थैंक यू जी। देखें, दिल के मरीज़ बुनियादी तौर पे अगर हम तकसीम करें ओवरऑल तमाम मरीज़ों को, आमिर रशीद थैंक यू, तो हम मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में तकसीम करते हैं। अच्छा, आप देखें हर मरीज़ को उसके इंडिविजुअल स्टेटस के मुताबिक जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। तो ओवरऑल आज का मैंने ये लेक्चर थोड़ा सा डॉक्टर्स के हवाले से भी है ताकि इस फोरम पे जितने भी डॉक्टर्स मौजूद हैं, प्राइमरी केयर से लेके डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर, उनको भी एक रफ़ गाइड मिल जाए कि मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आज मैं चाहता हूँ कि इस आधे पौन घंटे में हम कोशिश करें इस पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लें। तो उनको भी थोड़ी सी गाइड मिल जाए ताकि एक ओवरऑल गाइडेंस मिल जाए मरीज़ को भी और उनके मालिजीन को भी दिल के मरीज़ के हवाले से। और फिर वो हर इंडिविजुअल को ये देखते हुए कि उसकी कैटेगरी किस किस्म की बनती है तो उसको गाइड कर सके कि कौन सा दिल का वो मरीज़ है जो रोज़ा रख सकता है, कौन सा है जो नहीं रख सकता, और जो ग्रे एरिया में या बॉर्डर लाइन पे हैं उन मरीज़ों को माहिरीन की राय की ज़रूरत होगी। क्योंकि अभी 10-15 दिन हैं तो ये अच्छा टाइम है। अल्लाह करे कि ये लॉकडाउन में भी कुछ बेहतरी आ जाए और हम ओपीडीज़ कर सकें तो बराह रास्त सामने बैठ के भी, क्योंकि हमेशा याद रखिए जो आप मरीज़ को सामने देख के असेस करते हैं वो फ़ोन पे या ऑनलाइन पे या उस तरीक़े से नहीं होता है। इवन मरीज़ के बोलने का लहजा, मरीज़ के चेहरे के एक्सप्रेशन, ये हमें बता रहे होते हैं कि मरीज़ के अंदर की हालत क्या है। तो ये कंप्लीट असेसमेंट हमेशा मरीज़ को सामने देख के होती है, क्योंकि अक्सर दोस्त इनबॉक्स में बहुत सारे सवालात अपनी हेल्थ या अपने किसी प्यारे की हेल्थ के मुतालिक करते हैं। अमूमन उनके दिल में यही होता है क्योंकि तवक्कुआत होती हैं, तो अमूमन बड़ा मुश्किल होता है जवाब देना उस इंफॉर्मेशन पे जो आप समझ रहे हैं कि आप कंप्लीट है। और कभी कभार जवाबात भी हाँ या ना में नहीं होते हैं। आपकी क्लिनिकल स्टेटस को समझाने के लिए एक तफसीली नशिस्त की ज़रूरत होती है, बताने के लिए मैं कुछ कहूँ आप कुछ समझें और उसका जहन पे असर कुछ हो जाए। तो इसलिए मैं इनबॉक्स में कभी भी आपको हेल्थ से मुताल्लिक किसी बात का जवाब नहीं देता हूँ और यही मशवरा देता हूँ कि भाई आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें, सामने बैठ के समझ के एक फ़ाइनल कंक्लूजन। इतना बड़ा मैं कोई बात कहूँ और खुदा न खास्ता वो बात सही से जज हो के ना हो सके तो उसमें फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान का ख़तरा होता है। और कुछ लोग इस वजह से बहुत नाराज़ भी होते हैं। कमेंट्स में मैं देखता रहता हूँ कि एक बड़ा ही नाराज़गी का इजहार होता है कि ये जवाब नहीं देते सिर्फ। तो बराए मेहरबानी वजह यही होती है कि जवाब सेहत से मुताल्लिक एक बहुत बड़ा डिसीशन और मैं कंक्लूड उन चीज़ों को कम इंफॉर्मेशन पे नहीं कर सकता। तो बहरहाल आइए अब मैं आपको दिल के मरीज़ों की वही तकसीम बताता हूँ। जैसे कल हमने दिल की नालियों के मामलात के साथ मरीज़ों को की वो कैटेगरी, साजिद ज़फ़ीर साहब थैंक यू, डॉक्टर साहब हार्ट फ्रेंड्स फूड्स भी जी, इसको भी हम कवर कर लेंगे थोड़ा बहुत। बस अब मैं कमेंट से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होके बात शुरू कर रहा हूँ। आखिरी 5 मिनट में हम दोबारा कमेंट्स पे आएंगे, लेकिन आप कमेंट्स करना बंद मत कीजिएगा, ये मेरी नज़र से गुजर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। मोहम्मद हुसैन साहब ग्रेट सर थैंक यू जी। तो कमेंट्स करते रहें आप, कोई हर्ज नहीं है और मैं बाद में इसको पढ़ लेता हूँ जब सेशन ख़त्म करता हूँ। यस सर, साइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी डायग्नोसिस और एंड नॉट जस्ट साइंस, एक पूरा ओवरऑल पिक्चर पेशेंट की, उसकी ज़बान से मामलात को सुनना, ये तमाम चीज़ें मिल के आपको गाइड करती हैं। फिर उन जवाबात से
फर्दर क्वेश्चंस आपके जहन में आ रहे होते हैं, उनको फर्दर क्लियर करना, तब जाके आप किसी मरीज़ का एक फ़ाइनल डिसीजन कर पाते हैं। बहरहाल अच्छा, अब वो जो नालियों की तंगी के मरीज़ मैंने बयान किए थे, अब मैं आपको ना हर किस्म की कैटेगरी देता जाऊंगा और उसमें ये बताता जाऊंगा कि ये मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं और ये मरीज़ रोज़ा नहीं रख सकते। दरमियान का एरिया जो है वो समझना एक बड़ा अहम है, वो डॉक्टर समझ सकता है कि आप कहाँ पर हैं। असजद मेहंदी साहब, सीमा कमर साहब, राहीला राजपूत साहब, थैंक यू जी। तो उस कैटेगरी में वो जो नालियों की तंगी वाला मामला है, उस कैटेगरी में अगर आप एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम के पेशेंट हैं। एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम क्या है कि आपको अभी ताज़ा हार्ट अटैक हो जाए, आपको शदीद नौयत का अंजाइना ऐसा चल रहा है कि आपको दिन में 1, 2, 3 मरतबा वो गोली ज़बान के नीचे रखनी पड़ती है, या आपकी अभी एंजियोप्लास्टी या अभी बाईपास हुआ है। तो ये वाली कैटेगरी जो दिल की नालियों की तंगी वाला मामला है, उसमें वो रोज़ा नहीं रख सकते हैं। स्टेबल IHD जो मैंने कल जिक्र किया था, वो लोग रोज़ा रख सकते हैं। अब बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि ये वाले लोग जिनको हार्ट अटैक हुआ, जिनको एंजियोप्लास्टी हुई, जिनको बाईपास हुआ है, ये उससे गुजरने के बाद कब इस फेज़ में आ सकते हैं कि ये रोज़ा रख सकते हैं, ये बात हम करते हैं। दूसरा कैटेगरी कौन सी है मरीज़ों की, जिनको सिर्फ ब्लड प्रेशर का मर्ज़ होता है। अच्छा, अब ये ब्लड प्रेशर का मर्ज़ इस नौइयत का है कि आप कल रमज़ान आ जाता है और आज आपकी कैफियत ये हो गई है कि आपको शदीद नौइयत का हाई ब्लड प्रेशर ऐसा हो गया है कि उस ब्लड प्रेशर के साथ आपकी सांस में तकलीफ़ हो गई, वो आपके अंदर कोई फालिज ले आया है, उसकी वजह से आपको शदीद नौइयत का अंजाइना शुरू हो गया है, या आपके गुर्दे ख़राब हो गए उस हाई ब्लड प्रेशर और वो कंट्रोल भी नहीं रह रहा है। तो ये वो सिचुएशन होगी जिसमें आपको रोज़ा नहीं रखना होगा। ये अब आपका मौलिज ये डिसाइड करेगा कि इस कैफियत से निकलने के कितने दिन बाद आप रोज़ा रख सकते हैं। आप इस किस्म के ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं जो सिर्फ दवाइयों पे चल रहे हैं, आप कभी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए हैं, बस आपका कभी कभी ब्लड प्रेशर कुछ ऊंच नीच उसकी हो जाती है, आप आराम से रोज़ा रख सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव कि आपका क्या स्टेटस है। ब्लड प्रेशर पे दवाइयों पे ब्लड प्रेशर कंट्रोल चल रहा है। पेशेंट हु सफर्ड फ्रॉम एक्यूट MI गॉन थ्रू इंटरवेंशन, जी ये मैंने अभी ये कल पूरा हिस्सा अव्वल में इसको कवर किया था, आप कल वाला मेरा सेशन देख लीजिएगा, उसमें मैंने ये इन लोगों को कवर कर चुका हूँ। तीसरे हैं हार्ट फेलियर के पेशेंट जिनके दिल के पट्टे कमज़ोर हैं और उनका इजेक्शन फ्रैक्शन 40% से कम है और वो मुख्तलिफ नौइयत की दवाइयाँ ले रहे हैं। अच्छा, अब इस कैटेगरी में भी अगेन वो वाले मरीज़ हैं जो सीवियर सिम्टोमेटिक हैं, यानी उनको मुस्तक़िलन सांस रहता है, हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद हस्पताल जाना पड़ जाता है, इंजेक्शन लेसिक्स के लगाने पड़ते हैं। तो ऐसी कैफियत में ये रह रहे हैं तो ये रोज़ा नहीं रख सकते। हाँ, यही हार्ट फेलियर के मरीज़ अपनी दवाइयों पे रहते हुए पिछले 1-1.5 महीने से बिल्कुल स्टेबल हैं, चल फिर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, अपनी रूटीन एक्टिविटी कर रहे हैं, दवाइयों पे इनकी अलामतें काबू में हैं, तो ये रोज़ा रख सकते हैं। अब चौथी कैटेगरी जो है वो ऐसी है जिनको हम स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट कहते हैं। ये चौथी कैटेगरी स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट के पेशेंट्स क्या हैं कि वो लोग जिनको कोई वेल्व के मसले हैं, जिनको कोई पैदाइशी नौइयत के हैं, मसलन ASD है, VSD है, PDA है। वेल्व वाले प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, वो वाले वेल्व के मसले माइट्रल स्टेनोसिस, माइट्रल रिगर्जिटेशन, एओर्टिक स्टेनोसिस, इसी तरह आपका वेल्व कभी तब्दील हुआ है, किसी इस सिलसिले में आप किसी ऑपरेशन से पहले गुजर चुके हैं, ये चौथी कैटेगरी है जिनको हम स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट कहते हैं। आसिया ख्वाजा, थैंक यू। अच्छा, ये कैटेगरी में भी अगेन अगर आप स्टेबल हैं, आप में कोई अलामतें नहीं हैं, डॉक्टर ने आपको कोई सर्जरी या इस नौइयत की चीज़ नहीं बताई हुई और आपकी जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है वो माइल्ड या मॉडरेट दर्जे की है और आप बाकी तमाम अपने रूटीन एक्टिविटीज़ करते हैं,
तो आप रोज़ा रख सकते हैं। हाँ, आपको ऑब्स्ट्रक्टिव HCM वाले भी इसी कैटेगरी में आएंगे, जो स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट मैंने बताया। और इसमें भी अगेन मैं वही बात बता रहा हूँ कि आप स्टेबल चल रहे हैं, आपको कोई तकलीफ़ नहीं है जहांगीर AMD साहब HCM के हवाले से, तो आप रोज़ा रख सकते हैं। इस हवाले से अभी मैं आता हूँ कि रोज़ा रखते हुए आपको किन किन बातों का। खान अस्मा, वालेकुम सलाम। ट्रांसप्लांट पेशेंट, नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन, टेकिंग एक्सटोर। जी, ये तमाम कैटेगरी उन वाले मरीज़ों की हो जाएगी जो स्टेबल हैं, यानी आपकी फंक्शनल क्लास ये है कि आप अपनी दवाइयों पे रहते हुए तमाम रूटीन एक्टिविटी वो नॉर्मली कर पाते हैं, तो आप रोज़ा रख सकते हैं। और अगर आप एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, हार्ट अटैक, इस नौइयत का मर्ज़ है, आपको हाइपरटेंसिव इमरजेंसी स्टेट हुई भी है फ्रेशली, आप सीवियर सिम्टोमेटिक हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं, या आपको वो जो स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट मैंने बताए थे सीवियर नौइयत के हैं और उसकी वजह से शदीद अलामतें रहती हैं और आपको डॉक्टर ने सर्जरी तजवीज़ की भी है, तो आप रोज़ा नहीं रख सकते। अब किसी भी डॉक्टर के लिए किसी भी मर्ज़ में अगर मरीज़ उसके पास आ रहा है तो डॉक्टर के लिहाज से ये बड़ा अहम है, क्योंकि मैं आपको इसमें दो बातें बताता हूँ। क्योंकि जब आप किसी भी मरीज़ को बीमारी की वजह से मना कर रहे हैं कि भाई आप रोज़ा नहीं रख सकते, तो क्या फ़ैसला करना होता है कि वमन काना मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कि अगर आप सफ़र में हैं या बीमारी में हैं और इसकी वजह से अगर आप रोज़ा छोड़ रहे हैं तो इसकी गिनती को बाद में पूरा कर लें। ये कुरान का हुक्म है। मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन इस बात को जहन में रखते हुए कि एक बात ये कही गई है कि कोई आदमी अगर रोज़ा किसी दौरानिये में नहीं रख पा रहा है तो उसको वो नंबर पूरे करने हैं। और नंबर पूरे करने का तरीका क्या होता है, उसमें फिर डॉक्टर को 3 बातों का जवाब देना है कि जब भी आपसे पूछा जाएगा कि रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते, तो कैन ही फास्ट और नॉट, तो उसमें अगर वो रोज़ा नहीं रख सकता तो क्या मुस्तकबिल में ये आदमी जिसको आप रोज़ा रखने से मना कर रहे हैं ये क्या कभी रोज़ा रखने के काबिल होगा या नहीं होगा, ये जवाब आपको खुद देना है अपने आप को। यस, व्हाट प्रिकॉशन, अगर वो यानी कोई भी आपके पास किसी भी मर्ज़ का मरीज़ आ रहा है, और चूंकि मैं तो दिल के हवाले से बात कर रहा हूँ, सर माइनर CAD एंड हाइपरटेंशन, जी जनाब रोज़ा रख सकते हैं। कभी दिल का मसला, हल्का फुल्का नालियों में तंगी है, ब्लड प्रेशर है, दवाइयों पे आप बिल्कुल स्टेबल चल रहे हैं, रोज़ा रख सकते हैं। अभी मैं एक जनरल कानून बता रहा हूँ, और ये कानून सिर्फ दिल के मरीज़ों के लिए नहीं है, हर डॉक्टर के लिए और हर मरीज़ के लिए। कि सबसे पहले तो डॉक्टर को ये ASD का पेशेंट भी रख सकता है रोज़ा, क्योंकि अमूमन ASD का आपका माइल्ड मॉडरेट है, आपको ऑपरेशन एडवाइस नहीं हुआ हुआ। इवन अगर ऑपरेशन एडवाइस भी हुआ हुआ है, आपकी नौइयत यह है कि आप अपने रूटीन एक्टिविटी सारे कर पाते हैं, तो आप रोज़ा रख सकते हैं। हाँ, बहुत अलामतें हैं, अपनी रूटीन एक्टिविटी नहीं कर पाते, तो फिर डॉक्टर के मशवरे के बाद LHC को डिस्कस करें। किस हवाले से, रोज़े के हवाले से कि रोज़े में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या जिसकी एंजियोग्राफी हुई हुई है वो रोज़ा रख सकता है या नहीं रख सकता। इसको क्लियर कर दें उस्मान कुंडी आप, मैं ये बात बता दूंगा आपको। अच्छा, अब देखें किसी भी मर्ज़ के लिए मौलिज को क्या फ़ैसला करना होता है कि क्या ये मरीज़ रोज़ा रख सकता है या नहीं रख सकता। दूसरी बात, अगर रख सकता है तो उसको रोज़े के दौरान दवाइयों और बाकी चीज़ों में क्या एहतियात करनी है, ये एक। दूसरी बात, अगर रोज़ा नहीं रख सकता तो क्या सारी ज़िंदगी के लिए रोज़ा नहीं रख सकता या कुछ दिन के लिए रोज़ा नहीं रख सकता। इसकी ये बुनियाद क्यों मैं कह रहा हूँ, वही मैंने जो अभी अब आयत पढ़ी थी कि जब भी सफ़र या बीमारी की वजह से रोज़े छूटे तो उनकी गिनती को पूरा करना है हर हाल में। और पूरा किस तरह करना है कि अल्लाह इसके बाद आपको सेहत की उम्मीद है कि भाई ये महीने 2 महीने प्रॉब्लम है, इसके बाद फिर आप स्टेबल हो जाएंगे, तो आपको ये गिनती बाद में पूरी करनी होगी। और अगर सेहत की कोई उम्मीद बाकी नहीं है, ओल्ड एज है, एंड स्टेज डिजीज़ है, तो फिर इसका एक वो देना होता है
जिसे आप हदिया कहते हैं ना, इसके बदले में मिस्कीनों को खाना खिलाना होता है और वो आपको मुफ्तियान हज़रात बता देंगे। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि बीमारी की वजह से आपका रोज़ा अगर आप छोड़ रहे हैं तो डॉक्टर के लिए बहुत अहम है ये फ़ैसला करना कि क्या आप, तैमूर साजिद थैंक यू, लार्ज पीडीए वाले भी अगर रूटीन एक्टिविटी आपकी नॉर्मल है तो आप रख सकते हैं रोज़ा। क्योंकि देखिए ना, रोज़े में होता क्या है, आप एक मखसूस दौरानिए के लिए पानी, खाना, ग़िज़ा ये नहीं ले रहे होते। अब आप, दिल का मर्ज़ है, कोई मेटाबॉलिक स्टेट तो है नहीं कि आप फास्टिंग करने की वजह से डिटेरेज हो जाएगा दिल का मर्ज़, ऐसा नहीं होगा। अमूमन प्रोलॉन्ग फास्टिंग दिल के मर्ज़ को कोई एग्रीवेट नहीं करती है। हाँ, आपका क्लिनिकल स्टेटस ऐसा है कि क्लिनिकली आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, बहुत शदीद दर्द रहते हैं, ज़बान के नीचे गोली रखनी पड़ती है। फ़ैसला ये करना होता है कि आपकी क्या मर्ज़ की नौइयत ऐसी है कि जिसमें एक मखसूस दौरानिए तक कुछ खाना पीना लिए बग़ैर अगर आप रहे तो क्या आपके मर्ज़ को वो चीज़ एग्रीवेट कर देगी। ये कोई ये चीज़ नहीं है कि चूंकि आप मरीज़ हैं तो आप रोज़ा नहीं रखेंगे। नहीं 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 नहीं, बहुत अहम है इस चीज़ का फ़ैसला करना कि क्या आपको एक मखसूस दौरानिए तक खाना पीने बग़ैर वो आपके डायरेक्ट मर्ज़ को रिलेट करती है इस नौइयत में कि उसको एग्रीवेट कर सके। अच्छा, इसके एग्रीवेशन में भी जो है स्पेक्ट्रम है। एक होता है थोड़ा बहुत कुछ कर सकती है, आप कुछ थोड़ा बहुत रिस्क पर है, तो ये मरीज़ वो होगा जिसमें आपको मरीज़ के साथ काउंसलिंग करनी पड़ेगी। मरीज़ इस उसमें है कि नहीं मैं रोज़ा रखूँगा और ये थोड़ा सा रिस्क मैं ले सकता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है रोज़े के लिए, तो फिर आपको सारी प्रिकॉशंस उसको बताते हुए ये कह सकते हैं कि भाई आप रोज़ा रख सकते हैं। और मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास कुछ अर्सा कबल एक बुज़ुर्ग आए थे, उनकी एंजियोग्राफ़ी करनी थी। अच्छा, अमूमन एंजियोग्राफ़ी के मरीज़ों में एंजियोग्राफ़ी करने के बाद हमारा कोशिश होती है कि जिस्म में पानी की मकदार बिल्कुल कम ना होने पाए, क्योंकि डाई उसको देनी होती है और वो जिस्म में पानी कम हो तो गुर्दे मुतासर हो सकते हैं और कभी इन लोगों को उसके साथ उल्टी आ जाती है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो अमूमन एक दिन के लिए तबीयत ख़राब होने का चांस होता है, सीने में दर्द हो जाए, ज़बान के नीचे गोली रखनी पड़ जाए या और ऐसी चीज़ें होती हैं, तो एक चांस होता है कि शायद पेचीदगी हो जाए, तो हम कहते हैं कि भाई आप रोज़ा ना रखें। लेकिन इन बुज़ुर्ग ने कहा कि डॉक्टर साहब, बड़ा मैंने ज़िंदगी भर कभी रोज़ा छोड़ा नहीं है, कोई ऐसा कर ले, अगर थोड़ा बहुत रिस्क है तो मैं ले लूँगा, तो अगर कोई आप उसके बग़ैर काम चला सकते हैं तो मेरा रोज़ा भी हो जाए और मैं। तो फिर मैंने उनके लिए उनको पूरी चीज़ समझा दी कि हमें पानी की कमी का ख्याल रखना होता है। अच्छा, उनके फ़िक़ा में और बहुत से फ़िक़ा में ऐसा है कि आप आईवी ड्रग्स दे सकते हैं या आईवी कोई चीज़ ज़रूरत के तहत लगाई जा सकती है जिससे रोज़ा नहीं टूटता है। लकीली वो उसी फ़िक़ा के थे, तो मैंने फिर उनको एंजियोग्राफ़ी की, यानी सेहरी उन्होंने कर ली, एडमिट कर लिया, एडमिट करके उनको एंजियोग्राफी से पहले ही ड्रिप लगा दी थी। ड्रिप से एक अच्छा खासा पानी और हाइड्रेशन उनकी कर ली, उसके ज़रिए से रोज़ा उनका चलता रहा। उसी दौरान उनकी एंजियोग्राफी कर ली। वो जो पानी मुंह से देना था, लकीली कोई ऐसी पेचीदगी नहीं हुई, कोई और प्रॉब्लम नहीं आया और माशाल्लाह उन्होंने आराम से रोज़ा रख लिया। तो ये जो बॉर्डर लाइन स्टेट के लोग होते हैं या एक बॉर्डर लाइन कंडीशंस होती हैं जिसमें रोज़े की वजह से कुछ थोड़ा बहुत एहतमाल होता है कि कुछ पेचीदगी आ जाए या कोई बीमारी में एग्रेवेशन आ जाए, तो हमें क्या करना है, मरीज़ को काउंसल कर लेना है। अगर मरीज़ बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है उस अपना रोज़ा रखने के लिए, तो फिर आपको वो पेन लेना पड़ेगा। वो पेन क्या लेना है, उन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो प्रिकॉशंस करनी है उसके लिए, जिससे उसकी बीमारी भी एग्रेवेट ना हो जाए और उसका रोज़ा भी चल जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, जैसा कि कल मैंने अर्ज़ किया था। अच्छा, अब ये मैंने जो है ना एक आपको ब्रॉडर प्लान दे दिया है दिल के मुख्तलिफ़ किस्म के मरीज़ों का। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको ख्याल क्या क्या रखना है इस दौरान। जैसे दिल की नालियों वाले मरीज़ में हमने बात कर ली कि ऐसे जो हार्ट अटैक के मरीज़ जिनको
3 से 6 हफ्ते गुजर चुके हैं, और इवन यंग लोगों में तो मैं देखता हूँ कि बहुत ही अनकॉम्प्लिकेटेड किस्म का हार्ट अटैक हुआ है और उनकी स्टेंटिंग हो गई, वो बिल्कुल सेट हो गए, तो इवन 2 हफ्ते बाद भी मैं इस हार्ट अटैक के मरीज़ को इजाज़त दे दूंगा कि आप रोज़ा रख सकते हो। इसी तरह उसकी एंजियोप्लास्टी हुई हुई है, ये भी मैं कम से कम 2 हफ्ता देख के और उसमें वो स्टेबल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आया, तो 2 हफ्ते बाद वो रोज़ा रख सकता है। बाईपास में 6 हफ्ते से 3 महीने कम से कम कि बिल्कुल उसका वो सीने का ज़ख़म और ये तमाम चीज़ें बिल्कुल सेट हो गई हैं, तो वो रोज़ा रख सकता है। इन तमाम मरीज़ों में जो रोज़ा रख रहे हैं उसमें मैंने बताया था कि आप अपनी सारी दवाइयाँ अफ्तारी के वक्त ले जाएं, सिर्फ एक बीटा ब्लॉकर की किसी दर्जे में मिक़दार जो है वो आप सुबह अफ्तारी में ले लें, और फिर रोज़ा रखने के दौरान अपने ब्लड प्रेशर्स आप अफ्तारी से पहले यानी शाम 5 बजे 6 बजे ये अपने ब्लड प्रेशर ज़रूर देख लें। अगर आप नॉर्मल ब्लड प्रेशर अपना मेंटेन कर पा रहे हैं तो वो सुबह वाली जो सेहरी वाली दवा है वो बिल्कुल उसी तरह चलती रहे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपने सुबह को जो वो बीटा ब्लॉकर वाली दवा ली हुई है, उस लेने से आपकी अफ्तारी से पहले ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है, खुदा न खास्ता वो 90-80 ऊपर का छूने लगता है और आपको बहुत कमज़ोरी और नकाहत हो रही होती है, तो फिर आप इस सुबह की डोज को आधा कर दें, आधी सुबह में ले लें और आधी रात में ले लें। फ़र्ज़ किया जैसे आप कॉमकोर की 5 मिलीग्राम की ले रहे हैं, तो ये 2.5 सहर में रखें और 2.5 अफ्तार में ले आएँ। और बाकी तमाम दवाइयाँ 1 ओट्री बैंड दर्द से, आर्टरी 70% बंद, 30 से, मैंने कहा इर्रिस्पेक्टिव कि आपकी नालियों में क्या मसला है, कितना है, अगर आप स्टेबल स्टेट में हैं, दवा पे रहते हुए चलने फिरने में आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती है, क्योंकि आपका भूखा पैसा रहना जो है वो आपके दिल के मर्ज़ को एग्रीवेट खुदा ना खास्ता उस तरीक़े से नहीं करता है कि अंदर क्या है। ज़ाहिरी कैफियत आपकी ठीक चल रही है, आप स्टेबल स्टेट में हैं, तो आप रोज़ा रख सकते हैं। हाँ, आपको अंजाइना बार बार हो रहा है, ज़बान के नीचे गोली रखने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर आप नहीं रख सकते। तो वो स्पेक्ट्रम मैं पहले बयान कर चुका हूँ। अब मैं उस तरफ जा रहा हूँ कि जो लोग रोज़ा रख सकते हैं उनको किस बात का ख्याल रखना है। तो अभी मैंने आपको ब्लड प्रेशर के मरीज़ों और दिल के मरीज़ों के हवाले से बता रहा हूँ कि आपने अपनी दवाइयाँ सारी अफ्तार में लेके चली जानी है। सेहरी में कौन सी दवा लेनी है, LHC क्या है और फर्दर क्या करना है। देखिए, ये इस सब्जेक्ट से हट्स के बात हो रही है उस्मान कुंडी। LHC अगर आपने की है तो उसमें आपकी नालियों में तंगी है नहीं है, उसके बाद जो कुछ भी होता है वो मैं फिर किसी और सेशन में इंशाल्लाह कवर कर लूँगा। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि रमज़ान और दिल के मरीज़ इनको हम पूरी तरह से कवर कर लें। अगेन ये मेरा सीधा हाथ है, सेल्फी मोड में उल्टा नज़र आ रहा है। तो दिल के मरीज़ों में नालियों की तंगी वाले मरीज़ स्टेबल सारे, 2 हफ्ता हार्ट अटैक को हो चुका है, बाईपास को 3 महीने हो चुके हैं, जो प्लास्टिक को 2 हफ्ते हो चुके हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, कोई सीने में दर्द, रूटीन की एक्टिविटी कर रहे हैं, आप रोज़ा रख सकते हैं। दवाइयाँ कोशिश करें अफ्तार में लें, एक बीटा ब्लॉकर वाली दवाई सुबह में ले जाएं, और अगर वो अफ्तार से पहले आपका BP कम करती है, रोज़ों के दौरान बहुत कमज़ोरी नकाहत हो रही होती है, तो उसकी डोज़ आधी सुबह कर दें और आधी रात कर दें। अब हम क्या बताते हैं, हार्ट फेलियर के मरीज़ यानी जिनके दिल में कमज़ोरी है और वो रोज़ा रख रहे हैं, स्टेबल हैं, चलते फिरते हैं, एक्टिविटी है, कोई ऐसा सांस नहीं हो रहा कि 2 कदम चलने पे सांस हो जाए, बार बार अस्पताल जाना पड़े, तो वो नहीं रख सकते। स्टेबल चल रहे हैं, दवाई पे रूटीन एक्टिविटी करते हैं। इनमें एक एडिशनल बात बहुत ज़रूरी है कि इनमें अक्सर ये लोग जी खानसमा मैंने पढ़ लिया है, सवियर एओर्टिक रूट डायलिटेशन ऑन इम्यूनोसप्रेसेंट, ठीक। अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मरीज़ वो इंडिविजुअल बेसिस पे डॉक्टर को दिखा के फ़ैसला करवाइएगा। ये मैं कुछ जनरल रूल बता रहा हूँ आपको। सर आप में सवाल का तो जवाब दे दें प्लीज़। जी फ़ारूक जमाल अंसारी, सवाल पूछ लें आप। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ हार्ट फेलियर के मरीज़ों में। इनमें बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये लोग पेशाब आवर गोलियां ले रहे होते हैं अपने जिस्म में पानी की मिकदार बराबर रखने के लिए, क्योंकि ऐसे तमाम मरीज़ जिनके दिल कमज़ोर है, इनके जिस्म में पानी का बढ़ना
ये फेफड़ों में पानी ले आता है और सांस में तकलीफ़ हो जाती है। तो इन लोगों को क्या करना होता है कि अपनी वो पेशाब आवर दवाइयाँ जो हैं वो अफ्तारी या रात में ले जाएं। और अगर आप तरावी पढ़ते हैं तो एक गोली वो आप अफ्तारी के फ़ौरन साथ खा लें और दूसरी गोली अपनी तरावी पढ़ने के बाद खाएं, वरना आपका तरावी पढ़ना दुश्वार हो जाएगा अगर आप वो दोनों गोलियां कुछ वक्फे से रात में ही ले लेते हैं। और पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीना ऐसे मरीज़ों को। ओवरऑल अपने वॉल्यूम का ख्याल रखें, 5 गिलास टोटल लिक्विड। नमक का भी बहुत ख्याल रखना है ऐसे मरीज़ों को कि नमक और पानी आपने एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं पी लेना। वो लोग जिनके दिल कमज़ोर हैं, क्योंकि अमूमन अफ्तारी के बाद शरबत, पानी, ये वो बहुत ज़्यादा पानी आदमी पी लेता है एकदम से। नहीं, अपने 5 गिलास उसी पूरे दौरानिए को अफ्तारी से लेके सहरी तक में डिवाइड करके और उसी तरह पीना है। और अपनी पेशाब आवर गोलियां जो है वो अफ्तारी में ले जानी है, सुबह नहीं लेनी पेशाब वाली गोली। नॉर्मली ये पेशाब वाली गोलियां क्या है, स्पायरोमाइड, लेसोराइड, लेसिक्स, ये सारी दवाइयाँ अमूमन ये दिल की कमज़ोरी वाले मरीज़ सुबह में ले रहे होते हैं। सुबह में नहीं लेनी, इसको अफ्तार में ले जाना है। अफ्तारी के साथ तरावी पढ़ते हैं तो बाकी तरावी के बाद, ताकि रात वो पेशाब आप करते रहें और वो मसला हल हो जाए। अच्छा, इनको पानी और अपना ब्लड प्रेशर और दिल की नब्ज़ ये ज़रूर चेक करें ये लोग रोज़े के दौरान, ताकि रोज़े के दौरान ये अंदाज़ा हो जाए कि बहुत लो प्रेशर्स तो नहीं हो रहे हैं, तो फिर इनको अपनी दवाइयाँ कम करनी पड़ेंगी। क्योंकि बहरहाल रोज़ा रखते हुए आप 12, 14, 16 घंटे बग़ैर पानी के रहेंगे तो ये चीज़ आपके ब्लड प्रेशर को ड्रॉप कर सकती है। तो ऐसी सूरत में आपकी जो एग्जिस्टिंग रूटीन की मेडिकेशन है वो कम करनी पड़ेंगी। और अगेन आपकी ये मेडिकेशन ज़्यादा इनकी मकदार अफ्तार और रात वाले में आ जाएगी, सुबह सहर में से ये सारी दवाइयाँ हट जाएंगी जिनके दिल कमज़ोर हैं। ठीक, बाकी देखें अमूमन जो स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट के मरीज़ होते हैं ये कोई दवाइयाँ नहीं ले रहे होते, लेकिन अगर ले रहे हैं ये दवाइयाँ तो आप भी अपनी कोशिश करें ज़्यादातर दवाइयाँ रात में ले जाएं। वेल्व जिनके तब्दील हुए हुए होते हैं इनके साथ ये लोग अक्सर मेरिवान एक दवा ले रहे होते हैं जिससे कच्चे हरे पत्ते वाली सब्जियां ये ज़्यादा मकदार में नहीं खानी होती हैं, वो आपके उसके असर पे इफ़ेक्ट करती है, तो उसका ख्याल रखना होगा। तो ओवरऑल मैंने एक जनरल प्रिंसिपल दिल के मरीज़ों और रोज़े का कवर कर दिया है, इसमें काफ़ी बातें की हैं। मैं आपके साथ कुछ और चीज़ें भी जो प्री एग्जिस्टिंगली मौजूद है वो शेयर कर लूँगा, जो पुरानी वीडियोस मेरी रिकॉर्डेड हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर देते हैं, क्योंकि देखें रमज़ान एक मौका होता है अपने अंदर मुस्बत तब्दीलियाँ लाने का, बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस बात को समझना। और इसका हम खुद ही जानते हैं कि रोज़े रखने का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तकवा हासिल करना। और तकवा क्या है, हर बुरी चीज़ से बचना। अच्छा, अब ये बुरी चीज़ ज़ाहिरी हो, बातनी हो, रूहानी हो, जिस्मानी हो, हर बुरी चीज़ से बचना है हमने। रोज़े का मकसद ही यही है। तो अगर आप रोज़ा रख रहे हैं और ये मकसद अचीव करने जा रहे हैं कि आपको तकवा नसीब हो, तो ये तकवा सिर्फ रूहानियत, इबादत के हवाले से एक ज़ाहिरी फ़ीचर में भी है। और उस लिहाज से मैं सोचता हूँ कि ये बेहतरीन टाइम है सिगरेट छोड़ देने का। जो लोग सिगरेट पीते हैं वो इस दौरान सिगरेट छोड़ दें, बेहतरीन टाइम है। अल्लाह से मदद मांगे। लोग कहते हैं ना हम कैसे सिगरेट छोड़ें, विल पावर और अल्लाह की मदद, ये दोनों काम मिलके आप कर लें। अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह आपको हेल्प देगा। और ये इस नीयत के साथ रमज़ान शुरू करें कि बस ये अब हमने सिगरेट इस रमज़ान के बाद नहीं पीनी, और इस रमज़ान से हम छोड़ रहे हैं। और रूटीन चूँकि इतना चेंज होता है तो अल्लाह उसमें मदद भी करता है और आप उससे बड़ी आसानी निकल जाएंगे। इस दौरान जिन लोगों के वज़न ज़्यादा हैं वो कोशिश करें कि वज़न को कम करें, अचीव करें। और आज मैंने वो वज़न के कम करने के लिए पैमाइश का एक पैमाना भी डाला है आपको, ठीक है। कुछ जनरल एडवाइजेस मैं आपको दे देता हूँ कि देखें अफ्तारी हो, सेरी हो, कोशिश करें कि आपके खाने में क्या क्या चीज़ें शामिल हों। कच्चे फल और सब्जियां ये ज़्यादा हों। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट, यानी ऐसे डेयरी प्रोडक्ट जिसमें फ़ैट की मकदार ज़्यादा ना हो। और आजकल
नेट पे कोई मसला नहीं है किसी भी ग़िज़ा के मुतालिक ये जानना कि इसमें फ़ैट कितना है, फाइबर कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है। कोशिश करें कि मीठा कम से कम लें और बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें, डीप फ्राई चीज़ें लें। मज़ा तो अफ्तारी का पकौड़ों के बगैर तो है नहीं, लेकिन कम मिक़दार में, सिर्फ एक ज़बान के जायके के लिए। तो खाने में क्या क्या चीज़ें ज़्यादा हों, फल, सब्जियां, फाइबर्स, वेजिटेबल ऑयल, बहुत ही कम मिक़दार में तेल और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। और क्या चीज़ नहीं लेनी है, चिकनाइयाँ बहुत ज़्यादा ना हो, मीठा बहुत ज़्यादा ना हो। कुछ बातें एक्सरसाइज के हवाले से भी मैं बता देता हूँ। देखें, डाइट के साथ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग एक्सरसाइज के लिए अफ्तार से पहले शाम में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, स्पेशली दिल के मरीज़ अफ्तार से पहले बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करनी है। कोशिश ये करें कि ये आप अफ्तार के बाद, और कम अज़ कम मेरे लिहाज से बेस्ट टाइम पता है क्या है, कि जब आप तरावी पढ़ के आ जाएं, ये बेस्ट टाइम है एक्सरसाइज का, तरावी से पहले, या तहज्जुद अगर आप पढ़ते हैं तो तहज्जुद से पहले। तो ये वाले टाइम एक्सरसाइज के लिए बेहतरीन है। और बेशक एक दिन छोड़ के हो जाए, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करें इस रमज़ान के दौरान। अफ्तारी के तरावी के बाद, यानी रात के खाने से पहले या सहरी से पहले, उस दौरान के तहज्जुद के लिए आप उठते हैं तो उससे पहले कर लें। अफ्तार से पहले बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो कंक्लूड मैं इन्हीं बातों पे करूँगा। देखिए, मैंने कुछ बुनियादी क़वानीन डॉक्टर्स के हवाले से भी और मरीज़ों के हवाले से भी आपको बताएं कि कौन से मरीज़ रोज़े रख सकते हैं, कौन से मरीज़ नहीं रख सकते। दरमियान के मरीज़ों का स्टेटस एक दरमियानी होता है, उसमें आपको मरीज़ के साथ डिस्कशन के बाद फ़ैसला करना है। अपने तौर पे एकदम से नहीं कह देना है कि नहीं आप रोज़ा रख ही नहीं सकते। हाँ, आपके मरीज़ का वो वाला क्राइटेरिया बन रहा है जो बिल्कुल ही हाई रिस्क वाला है, तो वो तो रोज़ा नहीं रख सकता। बिल्कुल लो रिस्क वाला है, वो रोज़ा रख सकता है। दरमियान वाले मरीज़ों में आपने ये देखना है कि क्या इस मरीज़ को आप दवाइयों के ज़रिए से इस स्टेटस में ला सकते हैं कि ये रोज़ा तो रख ले और बहुत ही कम रिस्क पर हो ये मर्ज़ के हवाले से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये फ़ैसला करना कि भाई ये इस काबिल है कि इसमें थोड़ी सी मैं एफ़र्ट कर लूँ, दवाइयों को मॉडिफाई कर दूँ, तो इसका रोज़ा रखने के काबिल हो सकता है या नहीं हो सकता। अच्छा देखें, इनफरादी एडवाइज़र्स जो मेरे पास अक्सर इनबॉक्स में आती हैं, बराए मेहरबानी मेरे पास नहीं, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती है तो मैं जवाब नहीं दे सकूँगा। मैंने आपको एक बुनियाद ब्रॉडर प्रिंसिपल्स दिए हैं। अब आप अपने डॉक्टर से, क्योंकि एक डॉक्टर को आपका पूरा बैकग्राउंड, आपका क्लिनिकल स्टेटस, आपके अप डाउन्स क्या हुए हैं पिछले साल में, वो आपके डॉक्टर को पता होता है। या आप मेरे साथ मीटिंग करेंगे तो मैं आपकी पूरी हिस्ट्री खंगालूंगा, देखूंगा, तो मुझे आइडिया होगा कि हाँ आप किस स्टेज ऑफ डिजीज़ में हैं। तो हर इंडिविजुअल मरीज़ के लिए एक फ़ैसला डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग टू हिज डिजीज़ स्टेटस, उसके रिज़र्व और ये सारी चीज़ें, ठीक है। और उम्मीद है कि आप इस रमज़ान को ज़रिया बनाएंगे अपनी ज़िंदगी में बहुत मुस्बत तब्दीलियाँ, और मुस्बत तब्दीलियाँ दोनों हिसाब से, रूहानी भी और जिस्मानी भी। और अल्टीमेटली तो इंसान की फलाह या कामयाबी तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में है कि आपका जिस्म भी तंदुरुस्त रहे और रूह भी तंदुरुस्त रहे, और अल्लाह आपको इस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा ज़ख़ीरा करने का, आखिरत का ज़ख़ीरा अचीव करने का, क्योंकि आप जिस्मानी तौर पे वो सेहतमंद होंगे और फिर उस पर आपको ज़हनी आमादगी अपनी रूहानियत की वजह से हासिल होगी, तो आप अल्लाह की राह में तेज़ी से तेज़ी आगे की जानिब बढ़ते चले जाएंगे। तो अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम इस रमज़ान को, आई विल सेंड माई सिस्टर टू यू इंशाल्लाह। जी ओके, थैंक यू खान अस्मा। हम इस रमज़ान को अल्लाह ये ज़रिया बनाए कि हमारे दर्जात बुलंद हो, और ये मत सोचे कि आपके दर्जात बुलंद हो तो किसी और के कम, नहीं, उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं है।
वो हर इंसान को बुलंद दर्जात पे ले जा सकता है और चाहे तो सबको यानी नीचे ले जा सकता है। उसके ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना उसको कोई फ़र्क पड़ता है। ये जो कुछ हमने करना है अपने फ़ायदे के लिए करना है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत आप लोगों का सुनने का बहुत